हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर नंबर 8 में क्या देखे थे? सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे फंक्शन करता है, उसमें मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला आता है, ये सब हमने देखा था। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इसलिए यूज पड़ा, इसलिए डिस्कवरी करना पड़ा उसका, क्योंकि जो सिंपल माइक्रोस्कोप था हमारे पास ना, उससे जो ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई होता था ना, वो उस हद तक नहीं हो पाता था, उतना नहीं हो पाता था जैसे कि हमारा काम चल सके। मतलब जैसे उसमें आप लेटर या फिर बहुत छोटे छोटे लेटर को आप मैग्नीफाई करके देख पाते थे सिंपल माइक्रोस्कोप में। लेकिन सपोज आपको एकदम किसी सेल का, प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल, कुछ भी ऐसा पढ़ना है, या फिर किसी आपका एक होता है, आप सुने होंगे बायोलॉजी में एमोइबा, है ना, उसके बारे में स्टडी करना है। वो बहुत छोटा होता है, काफ़ी साइज उसकी छोटी होती है। उस टाइप के अगर चीज़ों का स्टडी करना होगा तो सिंपल माइक्रोस्कोप से काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ा? एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना पड़ा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप लोग अपने लैब में देखे होंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बायोलॉजी के लैब में देखे होंगे खास करके। ठीक है, उसमें एक्चुअली क्या होता है, अरेंजमेंट मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, देखिए पहले। उसमें क्या होता है, दो कोएक्सियल कन्वर्जिंग लेंस लगा होता है। ठीक है, दो कोएक्सियल कन्वर्जिंग लेंस लगा होता है। ये दो कोएक्सियल कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, एक छोटा होता है साइज में, एक बड़ा होता है। ठीक है ना। और इसको अगर मैं उस ट्यूब का बात करूं जो आप ऐसे देखते हैं उस लैब में, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर में जैसे आप कुछ रखते हैं और देखते हैं, तो उसका कैसा होता है अरेंजमेंट, थोड़ा सा मतलब कि मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने का, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता। ठीक है, और यहां से कुछ इस तरीके से ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, अपन लोग देखते हैं, यहां हमारी आंख होती है, ऐसे हम लोग इसमें देखते हैं। एक ट्यूब होता है, ठीक है, इसमें ये जो हमारा ऊपर का जो हिस्सा होता है और नीचे का हिस्सा, ये दोनों मूवेबल होते हैं, मतलब स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऊपर से देखते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, नीचे में हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको हम लोग स्टडी करना होता है, जिसके बारे में पढ़ाई करनी होती है, उसको यहाँ नीचे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें ऑब्जर्व करते हैं और इसका ये मैग्नीफाइड हम लोग को दिखाई देता है हमारे आंखों में। तो उसको हम लोग देखेंगे, रे डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं, इस लेंस का नाम होता है ऑब्जेक्टिव। नाम ऑब्जेक्टिव इसलिए पड़ा इसका क्योंकि ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है, और इसका नाम पड़ता है आईपीस। ठीक है, आईपीस क्यों? क्योंकि हमारा जो आंख है उसको, उसके पास इस लेंस को रख के देखते हैं। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका मान लेते हैं ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, और आप यहां पे ऑब्जेक्ट को सपोज एफ के जस्ट पहले रख रहे हैं। एफ से जस्ट पहले रखने से आपका क्या होता है, इमेज कहां बनता है आपको याद होना चाहिए। लेंस के इमेज फॉर्मेशन में आपको बताया गया था कि जब एफ से पहले ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका इमेज उसके 2f के बाद बनता है ना। f से पहले रखेंगे, f और 2f के बीच में रखेंगे, तो सॉरी, वो भी हमारा कहां बनेगा, f और 2f के बीच में बनता है। 2f पर रखेंगे तो 2f पे बनता था, है ना, समझ में आया? तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, इसका f यहाँ पे, तो यहीं पे
यहाँ पे कहीं एफ होगा, समझ रहे ना, दो सरफेस है तो दो फोकल लेंथ आएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ से हमारा नाम लेते हैं ए बी सपोज, चाहे जो भी ले लीजिए, ओ जे, ठीक है, ओ जे। अब इसका पैरेलल जाता है तो नियम क्या कहता है, अगर रे पैरेलली जाती हैं तो टकराने के बाद रिफ्रैक्शन होती है और कहाँ से पास करती हैं, फोकस से पास करती हैं, ठीक है। और एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी वो बिना किसी डेविएशन के ऐसे सीधा निकल जाती हैं, और ये यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, इसका इमेज बनता है हमारे पास। यहाँ पे एक हो जाएगा सपोज I1 G1, ठीक है ना। ये जो लेंस यूज करके जो इमेज बना, ये इस ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाई हुआ, मैग्नीफाइड बनता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, और रियल इमेज होता है, समझ रहे हैं। ये जो आप देखिए, आपको अलग अलग पोजीशन पे लेंस में कहाँ इमेज बनता है बताया गया था आपको, है ना, जिसमें आपको अगर पता हो f और 2f के बीच में आप देखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज भी f और 2f के बीच में इधर बनता है राइट साइड में, और इमेज रियल होता है, ये दो रे सच में टकरा रही है यहाँ पे आकर के, ठीक है। और इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर में है तो इमेज उसका नीचे बनता है, और लार्ज इन साइज होती है, मैग्नीफाइड होती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो हम लोग थोड़ा सा मैग्निफिकेशन इससे मिला, उसको क्या करते हैं, इस लेंस के पास, आईपीस के पास डालते हैं। तो जब ये रे यहाँ से जाएंगी, ठीक है, यहाँ से जाकर टकराएंगे, ऐसे टकराने के बाद क्या होंगी, थोड़ा छोटा बन गया, चलिए इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। टकराएंगे यहाँ से तो कुछ इस तरीके से निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। और एक रे यहाँ से मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई यहाँ जा रही है, ठीक है, तो वो तो सीधा निकल जाएंगे, ऐसे ऐसे सीधा निकल जाएंगे, ठीक है। और इसको आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इमेज कहीं कहाँ बनता दिखाई देगा, कहीं इधर, ठीक है। ये आपका फाइनल इमेज है आई जी, ठीक है ना। देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट लेंस से क्या हुआ, उसका थोड़ा सा मैग्नीफाइड होकर के इमेज हम लोग का यहाँ बना, और रियल था और वो इन्वर्टेड था। यही जो इसका इमेज था, अब इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया। और आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में मैं बताया था कि जब हमारा एक लेंस होता है और उसको एफ और ऑप्टिकल सेंटर में कहीं रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज कहीं कहाँ बनता है, उसका इमेज कहीं कहाँ बनता है, तो पीछे एक्सटेंड करते हैं तो कहीं पीछे यहाँ बनता था। बस इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, अब नीचे में ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी तो नीचे ही बनेगा। यहाँ पे ऊपर ऑब्जेक्ट था तो ऊपर में पीछे में बन रहा था इमेज, यहाँ पे इमेज हमारा ऑब्जेक्ट जो इसके लिए ऑब्जेक्ट इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया है, वो नीचे में है, तो इसका इमेज भी हमारा कहाँ बनेगा, फाइनल इमेज इधर नीचे ही बनेगा, और वो ज़्यादा मैग्नीफाई होगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो आईपीस है ना, हमारा जो पीछे वाला जो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप देखे थे, उसका जो मैग्निफिकेशन का जो सिचुएशन था, वैसे ही ये काम करता है, समझ रहे हैं। चलिए, सबको दिख रहा है, चलिए आगे बढ़ें। अब चलते हैं, अब इसको थोड़ा अच्छे ढंग से डायग्राम को दिखा करके समझाने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ उठा कर रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल बनेगा, अभी मैं बताऊंगा इसको, और ये एंगल थीटा आई कहलाता है, और ये जो बनेगा इस पे एंगल बनाएगा, ये थीटा नॉट कहलाएगा। वहाँ से मैग्निफिकेशन थीटा आई बाई थीटा नॉट लगा करके हम सॉल्व करते हैं। तो उस पर मैं आऊँगा, अभी चलता हूँ, इसको फिर मिटाता हूँ, और अब लगाते हैं हेडिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये किस में आता है, हम लोग का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हेडिंग लगाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम इसमें पहले लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, छोटा हो जा रहा था, चलिए बड़ा लिखते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल converging lenses,
कन्वर्जिंग लेंसेस। और इसमें क्या लिख सकते हैं, द लेंस प्लेस्ड नियर, द लेंस प्लेस्ड नियर टू द ऑब्जेक्ट, वह लेंस जो हम लोग कहाँ रखते हैं, कहाँ प्लेस करते हैं, नियर टू द ऑब्जेक्ट जो प्लेस करते हैं, उसको क्या बुलाता है, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस किसको बोलते हैं, जो लेंस हम लोग कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। समझ रहे हैं ना बात। चलिए और क्या लिख सकते हैं इसमें, एंड द लेंस प्लेस्ड नियर टू द आई इज कॉल्ड आईपीस, आईपीस लेंस। ओके है, समझ गए। इसमें एक और पॉइंट बना सकते हैं कि द आईपीस हैज larger aperture, the eyepiece has larger aperture than the objective lens। ठीक है, जो हमारा आईपीस होता है ना, अभी आप देख रहे थे थोड़ा देर पहले मैंने ड्रॉ किया था, ये जो आईपीस होता था, जो आंख के पास रहता था लेंस, उसका अपर्चर जो होता है, उसका जो साइज होता है बड़ा होता था, और जो ऑब्जेक्ट के पास रखा होता था, जो हम लोग कहते थे ऑब्जेक्टिव लेंस, वो साइज छोटा होता था उसका। ठीक है, तो इसका करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ का भी बात करेंगे, जिसका अपर्चर बड़ा उसका फोकल लेंथ बड़ा, जिसका अपर्चर छोटा उसका फोकल लेंथ छोटा। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो फोकल लेंथ होता है ना, उसको ज़्यादा इतना बड़ा भी नहीं रखते हैं, फोकल लेंथ कोशिश करते हैं छोटा ही रहे। लेकिन इन दोनों केस में अगर बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होगा वो आईपीस के कंपैरिजन में छोटा होगा। ठीक है, अगर इसका कंपेयर करें तो, और ओवरऑल देखेंगे तो फोकल लेंथ को हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटा से छोटा रह सके। ठीक है, तो ऐसे में भी आप मतलब कि समझ सकते हैं। अच्छा, ये पूछ सकते हैं आप कि क्यों ऐसा करते हैं, क्यों हम लोग फोकल लेंथ को छोटा रखते हैं। उसका पीछे रीजन यह है, ठीक है, कि अगर आप फोकल लेंथ बड़ा कर देंगे, फोकल लेंथ बड़ा कर देंगे, सपोज बहुत बड़ा कर दिया, आप क्या किए, फोकल लेंथ यहाँ इतना बड़ा फोकल लेंथ कर दिए। ठीक है, एक लेंस था आपका और बड़ा ले लीजिए, ये लीजिए लेंस था, इसका फोकल लेंथ यहाँ पे हो गया, ये है फोकल लेंथ, ये इसका फोकस है। अब हम लोग इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसके बीच में कहीं रख सकते हैं। अब मान लीजिए आपका जो D है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो इसके बीच में कहीं लाया कर रहा है। मान लीजिए यहीं पे आ रहा है, ये आपका डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, ये 25 सेंटीमीटर है, और उससे भी ज़्यादा अगर आप फोकल लेंथ रख दिए तो आपका जो इमेज अगर बनेगा जो, ठीक है, वो तो पक्का है इसके बीच में कहीं भी रखेंगे तो इसके पीछे ही बनेगा इमेज, तब तो आपको वो मैग्नीफाइड इमेज नहीं मिलेगा जो हमको चाहिए। हम लोग को जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो मिलता है विथ क्लियर विजन, वो होता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, है ना। तो इसलिए हम लोग अगर बड़ा फोकल लेंथ रख देंगे तो उसका इस चीज़ का एक प्रॉब्लम आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि फोकल लेंथ छोटा रखा जाए ताकि डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन उससे बड़ा ना हो जाए, मतलब कि उससे सॉरी उसके बीच में कहीं नहीं आ जाए फोकल लेंथ के। अब इसमें आप खुद देखिए ना, अगर ये फोकल लेंथ इतना बड़ा हो जाएगा और डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यहीं पे है, आप इस यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे फिर भी आपका इमेज कहीं इधर दिखेगा, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से कहीं दूर दिखेगा, तब तो आपको उससे फायदा नहीं हुआ ना। तो फिर मैग्निफिकेशन आपको जो थोड़ा लॉस हो जाएगा, मैग्निफिकेशन सही नहीं मिलेगा। ठीक है, खैर हम लोग का जो लेंस में यूज होता है ना, जो हम लोग लेंस यूज करते हैं, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज करते हैं वो छोटा ही होता है ना, ज़्यादा 2-3 सेंटीमीटर का होता है मैक्सिमम, है ना, 4-5 मैक्सिमम, 5 बहुत हो गया, 5 बहुत है। ठीक है, तो चलते हैं और अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग उस डायग्राम, रे डायग्राम जरूरी है, वो सही बनाना जरूरी है। ठीक है, तो उसको अब चल के देखते हैं। इसके लिए मैं काम करता हूँ, इस चीज़ को मिटा देता हूँ ताकि रे डायग्राम जो बने वो सही से बन जाए और हमारा प्रूफ भी हमारा एक ही जगह पे बन जाए, एक ही जगह सब आ जाए। इसलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा बैक करके। ठीक है, चलिए फिर कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनाने का। ऐसे तो डायग्राम मेरा उतना अच्छा बनता नहीं है, फिर भी
मान लेते हैं हमारा ये कुछ प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे कहीं हमारे पास क्या है, एक आईपीस है, ठीक है। ये इसका फोकस है कैपिटल एफ। हम लोग चलिए यहां रख दीजिए फोकस, ये कैपिटल एफ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2f कहाँ, कहीं 2f इसके आगे होगा और जितना इतना उससे आगे होता है, 2f f है तो ये 2f यहाँ होगा, उसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो चलो हम लोग रख सकते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर, इसका नाम देते हैं ओजे। ओजे ऑब्जेक्ट है। अब इससे रे निकलेंगे, रे निकलेंगे कैसे कैसे, तो कम से कम 2 रे चाहिए होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो हम लोग एक रे ऐसे निकाल लेते हैं, पैरेलल जा रही है, तो ये कहाँ से पास करेंगे, इसके फोकस से, ये यहाँ पे है, चलिए इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से मिला लीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये अगर इतना है तो कहीं यहाँ, इसका फोकस होगा इस साइड, राइट साइड में, है ना। तो ये कहीं यहां से पास करेंगे लाइट, गड़बड़ हो गया, ठीक है। और ये हमारा मान लेते हैं, इसको ओ डैश बोल लीजिए, ओ डबल डैश, ओ डबल डैश। ये रे कहां से पास करेगा, ऐसे, ठीक है। गड़बड़ हो गया, ये प्रैक्टिस से ही आता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, मान लेते हैं कहीं यहां पे बना इमेज, इसका नाम देते हैं I1 G1, ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग मान लेते हैं हमारे पास आईपीस है, ठीक है, ये हमारा आईपीस है। यहां टकराएंगे तो क्या होंगी, ये ऐसे जाएंगी और ये कुछ ऐसे जाएंगी, ठीक है ना। और एक रे हम लोग यहां से इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लेते हैं, ये ओ डैश मान लेते हैं, इसके ऑप्टिकल सेंटर से एक रे पास करा लेते हैं। अब इस तीनों को जब हम एक्सटेंड करेंगे पीछे कहीं, जब तीनों को एक्सटेंड करेंगे पीछे, तो हम लोग को कहां मिलेगा करके, ठीक है। ये है आपका फाइनल इमेज IG, समझ में आया कैसे कैसे हुआ। ये आईपीस है, ठीक है, ये आईपीस, सॉरी, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आईपीस, ठीक है। हमारी आंखें यहां पे होंगी कहीं, ठीक है ना। आईपीस ऑब्जेक्टिव हम लोग एफ से पहले रखे तो इमेज कहां बना, इमेज बना इसके एफ एंड 2f के बीच में, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ज़्यादा उधर चला गया है, बट हम लोग का कोशिश ये रहता है कि इसके एफ और 2f के बीच में ही कहीं बने इमेज, ठीक है। और इमेज कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, थोड़ा मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। और कोशिश यह रहती है कि ये जो इमेज बनता है, ठीक है, ये जो इमेज बनता है, ये जो आईपीस का जो फोकल लेंथ है ना, उसके ऑप्टिकल सेंटर और उसके फोकल लेंथ के बीच में बने, मतलब इसका जो फोकल होगा, उसका जो फोकस होगा, इसको F0 बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये भी F0 हो जाएगा। इसका जो फोकस होगा, इसको मैं F ही बोल लेता हूं। तो ये जो इमेज बनेगा वो O डैश और F के बीच में बनेगा, तभी तो हम लोग का वर्चुअल इमेज आएगा। जब हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब रखते हैं इमेज को, ऑब्जेक्ट को, सॉरी, तो इमेज उसका वर्चुअल बनता है,
ठीक है, तभी तो वर्चुअल इमेज बना है, सेम साइड बना है, वर्चुअल है। हम लोग वर्चुअल इमेज किस बोलते हैं, जिसमें रे हम लोग जब हम लोग पीछे करते हैं, बैक करते हैं, तो हम लोग को वो मिलती हुई दिखाई देती हैं, सच में नहीं मिलती हैं। तो हमारा वर्चुअल इमेज बना है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इससे जो इमेज बने वो कहाँ बने, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बने, ताकि उसका वर्चुअल इमेज हम लोग को मिल सके। और ये जो फेनोमेना हो रहा है ना, ये जो फेनोमेना होना बनने का, वो एग्जैक्टली सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा है, इसमें कुछ नया नहीं हुआ, ठीक है। इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, इसमें हम लोग क्या किया, ऑब्जेक्टिव रख करके इसका जो इनिशियल ऑब्जेक्ट था उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई किए, उस मैग्निफिकेशन को फिर से मैग्नीफाई किए, हम लोग को कुछ ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज मिला। तो हम लोग का इनिशियल और फाइनल का बात किया जाए तो ऑब्जेक्ट इतना छोटा था, फाइनली कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो मैग्नीफिकेशन भी अगर चेक करेंगे तो हम लोग इसके और इसके बीच का चेक करेंगे, इस पे हम लोग हमारा जो विजुअल एंगल बनाएंगे वो इस पे और इस पे बनाएंगे, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। इसमें और कुछ नेमिंग करना होता है, वो नेमिंग कर देते हैं हम। जैसे यहाँ से ये जो डिस्टेंस होता है ये u0 कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, ये जो कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, v0। समझ में आ रहा है। ये जो यहाँ से यहाँ कहलाएगा ये ue कहलाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना कहलाएगा, ve कहलाएगा। ओके है, समझ आ रहा है। चलिए अब करते हैं काम, इसके विजुअल एंगल के बारे में सोचेंगे। आपको मैं बताया था कुछ भी हम लोग कंपेयर करते हैं विजुअल एंगल को तो सेम जगह पे रख के हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी के जगह पे प्लेस करेंगे, मतलब यहां से उठा करके इसको यहां रख लेंगे, तो हम लोग का ऑब्जेक्ट यहीं पे रख लेंगे, ठीक है। इसको जेड एस नाम दे दीजिए, आई जेड एस। तो यहां से जो हाइट होगा वो सेम होगा, इसको यहाँ रख लीजिए, ताकि अब हम यहाँ पे देख पाएंगे कि कितना ये कितना एंगल बना रहा है और ये कितना बना रहा है। उसके बाद थीटा आई थीटा नॉट करके मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है हमारे आंख के ऊपर, ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है कौन सा बोलिए, ये वाला जो एंगल, ये हम लोग कितना है, थीटा आई, समझ रहे हैं ना। और जो ये जो एंगल बनाएगा वो कौन सा एंगल होगा, ये वाला। ये जो एंगल बनेगा, ये वाला जो बनेगा, ये होगा थीटा नॉट, ठीक है। थीटा नॉट ये, थीटा ये वाला, यही तो हम लोग का फाइनल इमेज और इनिशियल ऑब्जेक्ट था। फाइनल इमेज ये वाला, इनिशियल ऑब्जेक्ट का ही तो था। तो हम लोग क्या किए, दोनों एक जगह पर रख के देखते हैं। तो वो थीटा ही बनाया, थीटा ये बनाया, थीटा नॉट बनाया। अब इसमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जैसे लगाते थे लगा लेंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो बताइए मैग्नीफिकेशन का अगर फॉर्मूला लिखूं, मैग्नीफाइंग पावर का या फिर मैग्नीफिकेशन का, तो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू क्या लिखते थे, इमेज फॉर्म्ड बाय इमेज, सॉरी गलती हो गया, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट आवर आई टू द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आवर आई, है ना। समझ में आया। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिख लेंगे और चीज, फ्रॉम फिगर हम लोग को क्या क्या पता चल गया, ओ डबल डैश कितना है, यू नोट के बराबर है। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और क्या क्या देखिए इसमें, I1 ओ डैश क्या है, ए है आपका यूई, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। अब ये हमारा इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया ना, ठीक है। सिमिलरली हम लोग का क्या क्या है, और ओ डबल डैश I1 कितना है, V0 है, और वो क्या है, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑफ नहीं बाय होगा, बाय ऑब्जेक्टिव, है ना। और ये तो ठीक है। और क्या है, ये जो है जी ओ डैश इक्वल टू वी है, और वो क्या है, इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस। ये सब चीज आप लिख लेंगे अच्छे से, है ना।
ये चीज आपको आना चाहिए। ओ डैश क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर फॉर आईपीस। और ओ डबल डैश क्या है? ऑप्टिकल सेंटर फॉर ऑब्जेक्टिव। और कुछ लिख सकते हैं, हाँ, थीटा नॉट एंड थीटा आई, इसको भी लिख लेंगे। एंगल फॉर्म्ड एट, ये सब आपको आता है ना, थीटा नॉट क्या है, थीटा आई, ये आप खुद से लिख लेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलिए अब चलते हैं प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। प्रूफ में इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि मैं यहीं पे प्रूफ दिखा सकूं आपको। प्रूफ की ओर बढ़ेंगे, इसको तो रहने देना पड़ेगा क्योंकि यहीं से काम हम लोग को सब कुछ, ये सब रहने देते हैं, ठीक है ना। ये सब तो रहने देना पड़ेगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो यहां से मैग्निफिकेशन अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन पावर m बराबर कितने हो जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, थीटा आई बाई थीटा नॉट। और सिंस थीटा आई थीटा नॉट बहुत स्मॉल है तो ये हो जाएगा टेन थीटा आई बाई टेन थीटा नॉट। और टेन थीटा आई, अब यहां से देख लीजिए टेन थीटा आई कितना हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से, टेन थीटा आई कितना हो जाएगा? सब कोई कोशिश कीजिए पहले अपने से, देन मेरा देखिएगा, बाद में हम जो कर रहे हैं उसको बाद में देखिएगा, पहले खुद से कोशिश कीजिए। टेन थीटा आई कहां से लगाएंगे? टेन थीटा आई इस पे, ठीक है। तो यहां से आप देखिए कितना लगेगा, टेन थीटा आई कितना हो जाएगा? यार ये है आई, ये है जेड एस, ठीक है, सबको दिख रहा है ना? ठीक है, तो टेन थीटा आई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आई जी बाई आई ओ डैश, आई जी बाई आई ओ डैश। और टेन थीटा नॉट कितना हो जाएगा? इस ट्रायंगल में देखिए ये हो जाएगा आई जे डैश, आई जे डैश बाई फिर से आई ओ डैश। ये दोनों यहां से क्या हो जाएंगे? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां से m इक्वल टू कितना मिल जाएगा? आई जी बाय आई जे डैश। और आप खुद देख पा रहे हैं आई जे डैश को हम लोग आई ओ जे लिख सकते हैं कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? आई जी बाई ओ जे, सिंस आई जे डैश इक्वल है किसके? ओ जे के। वहां से आप रीजन दे सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू कितना हो गया? आई जी बाई ओ जे, ठीक है। इतना सबको समझ में आया? चलिए अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स लगा रहे हैं, तो इसमें कुछ मैथमेटिक्स हम लोग करेंगे, कुछ लगाएंगे, मैथ का कुछ फॉर्मूला ऊपर नीचे करेंगे ताकि हम लोग जो हम लोग को मैग्निफिकेशन चाहिए वो मिल सके। तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे क्या करना होता है, हियर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड I1 G1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा? m इक्वल टू हो जाएगा आई जी बाय ओ जे इंटू I1 G1 बाय I1 G1, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। इसको रीअरेंज करेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आई जी बाय I1 G1 मल्टीप्लाई विथ I1 G1 बाय इस OJ को इधर लाके डिवाइड कर देंगे। कर सकते हैं ना ऐसे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब यहां पे और यहां पे ध्यान देंगे इस दोनों पे, IG बाई I1 G1, ठीक है, और I1 G1 बाई OJ। तो पहले I1 G1 बाई OJ अगर देखेंगे आप, I1 G1 बाई OJ, तो आपको क्या लग रहा है? ये क्या है? ये है आपका इमेज हाइट फॉर ऑब्जेक्टिव बाई OJ क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट फॉर ऑब्जेक्टिव। तो इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट क्या देता है? अब आपको पढ़े ना मैग्निफिकेशन, है ना, मैग्निफिकेशन बताया था ना, उसका डेरिवेशन निकाल के दिए थे आपको। तो उसमें आपको याद है ना, दिस बाई दिस हम लोग बोलते थे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। और वो आया था किसके बराबर? V बाई U के बराबर आया था, ठीक है। पिछले कुछ लेक्चर, 2-3 लेक्चर पहले बताया था मैंने आपको। तो वहां से आप समझ पा रहे हैं कि दिस बाई दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये इमेज किसका है? ऑब्जेक्टिव का है, ये ऑब्जेक्ट इसका है, ऑब्जेक्टिव का है। तो ऑब्जेक्ट इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट हम लोग को मैग्निफिकेशन देता है, और ये फिलहाल किसका मैग्निफिकेशन है? तो इस ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे यहाँ पे MO क्या कह रहा है कि मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। और क्या बचा? IG बाई I1 G1।
IG बाय I1G1। ये जो है वो इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट किसका है, आईपीस का है। तो ये कितना हो जाएगा m टू द बेस e, सबस्क्रिप्ट में सॉरी, और यही हमारा किसके बराबर है, m के बराबर है। तो टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब दो कोएक्सियल कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस जब हम लोग रखते हैं कोएक्सियली, तो उससे जो मैग्निफिकेशन आता है टोटल मैग्निफिकेशन, वो इसका और इसका इंडिविजुअल का मैग्निफिकेशन के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। इंडिविजुअल के मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे आप, तो वो आपका टोटल मैग्निफिकेशन दे देता है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। समझ पा रहे हैं बात, क्लियर हो रहा है? चलिए यहां तक अब समझ में आ गया कि हम लोग यहां लिख लेते हैं m इक्वल टू कितना आया था, m इंटू m नॉट। इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। अब इसको मिटा रहे हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब चलते हैं ट्रायंगल बात करेंगे। इन ट्रायंगल O डबल डैश I1G1, इन ट्रायंगल O डबल डैश I1G1 एंड ट्रायंगल O डबल डैश OJ, इन दोनों ट्रायंगल में देख पाएंगे ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड, सॉरी हाँ अपोजिट साइड है, ठीक है, सॉरी अपोजिट एंगल, और ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। तो इससे क्या है, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं एंगल O डैश इक्वल टू एंगल O डबल डैश, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, और एंगल O इक्वल टू एंगल I1, ये 90 डिग्री। तो यहां से क्या हो गया, दैट इंप्लाई ट्रायंगल O डबल डैश I1G1 सिमिलर है ट्रायंगल O डबल डैश OJ से। अब सिमिलरिटी यूज करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, सिमिलरिटी लगा करके आप ऐसे लिख सकते हैं I1G1 दिस बाय दिस, I1G1 बाय OJ इक्वल टू O डबल डैश I1 बाय O डबल डैश O, ठीक है। दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, सिमिलरिटी से लिख सकते हैं। अब यहां पे ये क्या है, I1G1 बाई OJ, I1G1 बाई OJ, अच्छा और एक क्या था, हाँ I1G1 बाई OJ आपका क्या था, याद कीजिए तो यही तो हमारा ME के बराबर आया था ना, हाँ ये I1G1 बाई OJ ME के बराबर आया था ना, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, I1G1 बाई OJ मैग्निफिकेशन बाई आईपीस हो गया, ठीक है। और O डबल डैश I1 ये हमारा किसके बराबर है, V0 के, और O डबल डैश O किसके बराबर है, U0 के। तो ME मैग्निफिकेशन बाई आईपीस हमारा जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, V0 बाई U0, ठीक है। ये जो इमेज बना जितने डिस्टेंस पे 22 को डिवाइड कर देंगे तो आपको मैग्निफिकेशन बाई आईपीस आ जाएगा। अच्छा, तो एक हम लोग का यहाँ पे मिल गया, ME मिल गया। अब हम लोग को चाहिए, सॉरी ME क्यों, M0 ना, सॉरी M0 ना, ऑब्जेक्टिव का गलती हो गया, M0 होगा ना, सही है ना, अब समझ गए। M0 इज इक्वल टू V0 बाई U0 होगा। M0 निकल गया हम लोग का। अब चाहिए ME। याद कीजिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए हल्का अपना। आप देख पा रहे होंगे, सबको समझ में आ रहा है ना, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये जो इमेज बन रहा है, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्या ये जो आईपीस है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप तरह ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं, इसका ये ऑब्जेक्ट इसका इमेज यहाँ बना रहा है। तो सिमिलरली जैसे हम लोग उसमें प्रूव किए थे सिंपल माइक्रोस्कोप में, उसी को मानते हुए हम लोग लिख सकते हैं कि ME इक्वल टू फॉर्मूला कितना हो जाएगा, हम लोग ऐसे कारण लिख देंगे, सिंस दिस हियर आईपीस इज acting as a simple microscope, therefore magnification formula for this eyepiece will be, ऐसे करके लिख देंगे ME equal to magnification for eyepiece will be same as that of simple microscope, and therefore ME equal to कितना हो जाएगा, D into
क्या आया था इसका फॉर्मूला, d इंटू 1/v प्लस 1/f, और f किसका, फोकल लेंथ किसका, आई पीस का, यही आया था ना जी फॉर्मूला, d इंटू 1/v प्लस 1/f ही सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए यही आया था ना मैग्नीफिकेशन, ठीक है ना। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं, 1 2 3 हो गया। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, और क्या लिखा हूं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, है ना, थोड़ा उल्टा हो गया था। क्या मिलेगा हमें, वी गेट, डाल दीजिए m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m की जगह कितना लिख देंगे, d इंटू 1/v प्लस 1/f, और ये हो जाएगा कितना, v0 बाई u0। आप चाहे तो इसको उल्टा इधर भी ला सकते हैं, तो यहां से v0 बाई u0, ठीक है, इंटू इसको अंदर ले जाइए d/v प्लस d/f। ये है फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, ठीक है। समझ में आया कैसे कैसे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे केस के ऊपर, केस 1 केस 2 इसमें भी आएगा। केस 1 जब नियर पॉइंट पे रखेंगे और जब फार पॉइंट पे रखेंगे तो कितना कितना आएगा उसको लिख देना है बस, फाइनली उसका खत्म। तो हम लोग लिखेंगे इसमें केस 1 लगाएंगे, केस 1 क्या लिखेंगे, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट किसका मतलब, v इक्वल टू क्या होता है, d। अगर ये जो इमेज बना है वो कितना बन जाए, नियर पॉइंट पे v इक्वल टू d पे बने, तो कितना हो जाएगा हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा v0 बाई u0 इंटू d बाय v की जगह पे कितना, d प्लस d/f। यहां से कितना हो जाएगा, m इक्वल टू v0 बाई u0 1 प्लस d/f। ये हो गया केस 1 के लिए कहानी, ठीक है। सिमिलरली केस 2 क्या बनेगा, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी और एट फार पॉइंट किसका होता है, जब इमेज कहां बने, v इक्वल टू कहां बने, इंफिनिटी पे। मतलब हम लोग का ये जो ऑब्जेक्ट, जो ये इमेज बन रहा है, सपोज इस एफ पे बन जाएगा, तो ये हमारा कहां मिलेगा, इंफिनिटी पे जाके मिलेगा, ठीक है। उस समय हम लोग का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कितना आएगा, m इक्वल टू v0 बाई u0 d बाय v की जगह कितना, इंफिनिटी प्लस d/f। तो यहां से क्या हो जाएगा, m इक्वल टू v0, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, v0 d बाय u0 f। ये केस हो गया किसके लिए, हमारा व्हेन इमेज कहां रखा जाएगा, इंफिनिटी पे। एक हमारा क्या रखा गया था, नियर पॉइंट पे, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो इसके लिए ऐसा कहानी बना, ये है हमारा टोटल कहानी किस पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, ठीक है। समझ में आ गया कैसे कैसे वो समझ में आ गया सबको, फिर से रिपीट करना तो नहीं पड़ेगा ना। ऑब्जेक्टिव था, आईपीस था, हमारा आंख के पास जो रखते हैं उसको आईपीस को बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इसका हम लोग कोशिश करते हैं कि F से पहले बने ताकि इमेज उसका हमारा यहाँ नीचे इन्वर्टेड बन सके, उसके लिए फिर वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप ट्रीट करने लगा, ये नीचे है तो इसका मैग्नीफाइड वर्जन यहाँ करता है। हम लोग इसका इमेज ऐसे जगह बनाते हैं कि इसके बीच में सेंटर उसका पड़े, यानी उसके बीच में ऑब्जेक्ट बने, ठीक है। इसका इमेज इसके और इसके बीच में बने ताकि हम लोग का वर्चुअल इमेज बनकर मैग्नीफाई हो सके। तो यहाँ डबल मैग्नीफिकेशन हो रहा है, एक इसके मैग्नीफिकेशन हो रहा है और एक इसके कारण हो रहा है, इसलिए हम लोग का 2 मैग्नीफिकेशन आ रहा है। और टोटल मैग्नीफिकेशन निकालने क्या करते हैं, m इंटू m0 कर लेते हैं। तो आपको m और m0 पता हो तो टोटल मैग्नीफिकेशन कितना आएगा वो बता सकते हैं आप। उसके लिए उसका फिर फॉर्मूला लगा करके आपने डिराइव किया, ये फाइनल मैग्नीफिकेशन है, किसी ये जनरल फॉर्मूला हो गया इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब उसके लिए केस 1 केस 2 एक बार इमेज नियर पॉइंट बने, एक बार फार पॉइंट बने, तो ये आपका 2 केस आ गया। ओके, चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब आपका इस साल के सिलेबस में देखा जाए तो रे ऑप्टिक्स का कहानी खत्म यहाँ पे, ठीक है।
टेलीस्कोप में रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप दिया, वो ज़्यादा कुछ खास नहीं, जरूरत तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का होता था, बहुत उसका इंपॉर्टेंट होता था। रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, वेव ऑप्टिक्स में मिलेंगे आपसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।